कर रहे हैं। आज रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लिख लीजिए हेडिंग, माइक्रोस्कोप। हमारे सिलेबस में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे सिलेबस में 3 है। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी 2 टाइप के टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में है। एक जो लेंसेज से बनता है और एक जो मिरर से। तो दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज पहले वाला आपको कराना है। तो हेडिंग डाल लीजिए माइक्रोस्कोप, और अगर आगे लिख ले यहाँ पे सिंपल तो बहुत बढ़िया। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग लेंस। पहले तो इसका यूज समझो क्या है बेटा, ध्यान दो। इसका यूज क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज है जो बहुत छोटी लिखी हुई है। अब सपोज करिए फॉर एग्जांपल, ये रिमोट है, इसके पीछे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एंड दिस इज वेरी स्मॉल। मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा अपनी आईज से ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक लेंस के थ्रू देखूं, आई लुक एट इट थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से जब मैं देखूंगा तो मेरे को ये बड़ा दिखाई, यानी कॉन्वेक्स लेंस चीज को क्या करती है, मैग्नीफाई करती है। इसीलिए एक सिंपल सी कॉन्वेक्स लेंस को ही हम मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं, या आप उसी को क्या बोलते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप। आज इसको सीखते हैं, चलिए। हेडिंग है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अंदर एरो बना के यहाँ पे लिखिए नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करने के 2 तरीके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करने का पहला तरीका जो आज सीख रहे हैं वो है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। ध्यान देना, सब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना सब समझ देखेंगे बेटा, देखेंगे। कुछ हाई फाई चीज नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया सिर्फ एक सिंपल सी लेंस है। ये देखिए, ये हमारे पास लेंस। लेंस में अगर हम लेबल करें ओ एफ, 2F, एफ और 2F। असली असली फोकस ये वाला है। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है, असली फोकस राइट से। ठीक है ना। अब सपोज करो मैं यहां से देख, हमेशा हम जो कन्वेंशन मानते हैं ना, देखते हैं हम इस साइड से। ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा और लेंस के अंदर से मैं उसको देख, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एफ और ओ के बीच में होना चाहिए, एफ और ओ के बीच में होना चाहिए। आपका सिंपल माइक्रोस्कोप तभी वर्क करेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रख देंगे लेंस से तो फिर वो मैग्निफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, वो बड़ी इमेज आपको नहीं मिलेगी। तो अभी मत बनाओ, साथ साथ पहले सुन लो, समझ लो, फिर बनाओ। यहां से हम देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ऐसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां से देख रहा था। ये बहुत छोटा है, मैं डायरेक्टली मैं पढ़ नहीं पा रहा क्या लिखा हुआ है, तो फिर मैंने बीच में लेंस, लेंस के अंदर से, लेंस के अंदर से मैं इसको देख रहा हूं। लेंस के अंदर से जब मैं इसको देखूंगा तो देखने में ये बड़ा दिखाई देगा। देखिए कैसे, एक रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास में, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधी चलेगी। तो यहां से एक आदमी देख, अब देखिए इमेज कहां बनेगी, इस आदमी को ये नहीं दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी। और इमेज आगे तो बनेगी नहीं, क्योंकि आगे तो ये रेज और दूर जा। क्या करना पड़ेगा हमें, इसके बैक प्रेस करना। तो इसको बैक प्रेस करते हैं और ये पीछे जाके कहीं मीट करते हैं, यानी यहां पर हमारी इमेज बन, दिस इज द, दिस रेड वाला वाज द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी और इमेज को नाम दे देते हैं ए डैश। पहले तो बताओ इमेज की क्वालिटी क्या है। चलिए जरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज, बोलो। चलिए लेट मी सी कितने बच्चे एक्टिव हैं। रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, जल्दी से क्विकली, 30 सेकंड्स का टाइम है, कितने लोग रिप्लाई करते हैं। इज इट अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज, जल्दी करो। सिर्फ 18 लोगों ने अभी तक रिप्लाई करा है, सही है, एक बच्चे का गलत है बस, जल्दी करिए। क्योंकि बेटा बैक ट्रेसिंग करी गई है, बैक ट्रेस करके जो इमेज बनती है दैट इज अ वर्चुअल इमेज। अगर ये इमेज आगे जाके मीट कर जाती तो ये रियल इमेज होती, बट इट इज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। और इसीलिए इसीलिए इसको क्या बोल रहे हो आप, मैग्नीफाइंग लेंस कोई अलग से लेंस नहीं होती, इसी लेंस को, यही कॉन्वेक्स लेंस को ही हम इस केस में क्या नाम देते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। कौन से केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में रखा, क्योंकि इस केस में जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाइंग लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप बोलता हूं। तो ये हमारा केस है, ठीक है ना, ये इसका रेड आएगा, मत बनाइए प्लीज, सुन लीजिए। अब हमें डिराइव करना है, डिराइव द मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन डिराइव करना है। तो मैग्निफिकेशन बेटा क्या चीज होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, ए डैश बी डैश। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी, है ना। हमें मैग्निफिकेशन निकालना, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितने टाइम्स बड़ी है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और क्या चीज होती है, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, v बाई यू के। आपको पता होना चाहिए लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू। तो इसको यूज करके आगे सिंप्लीफाई करके डिराइव, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ कॉलम बना के करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला से। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, लेंस इक्वेशन से स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, हर टर्म को देखते जाओ, पहले पहले मेरे को करने दो प्लीज बेटा प्लीज। हर टर्म को v से मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय v। मैं हर टर्म को v से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया ये, v बाई v तो 1 हो गया, माइनस v बाई u इज इक्वल टू v बाई x। और v बाई यू को मैं नाम दे दूंगा मैग्निफिकेशन। ये जो टर्म है v बाई यू, ये क्या होती है, मैग्निफिकेशन। तो कितना आ जाएगा अगर मैं v बाई यू को मैग्निफिकेशन बोल दूं, बताओ, अगर मैं v बाई यू को मैग्निफिकेशन बोल दूं तो क्या होगा, 1 माइनस m इज इक्वल टू v बाई एक्स। ये देखिए 1 माइनस m इज इक्वल टू, m उधर ले जाओ, v बाई f इधर ले आओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, m उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, v बाई f इधर आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज 1 माइनस v बाई। इसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, 4-5 स्टेप्स है। आप बेटा लेंस इक्वेशन से स्टार्ट करो, 1/v माइनस 1/u इज 1/f, v से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो गया, v बाई यू, v बाई f, v बाई यू को m बोल दो उधर, v बाई f इधर, तो मैग्निफिकेशन आता है 1 माइनस। दिस इज ऑल गुड, दिस इज ऑल गुड, बट एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज, इसमें f फोकल लेंथ होगी लेंस की, और v होगा इमेज का डिस्टेंस। ये देखो v कौन सा होगा, मैं फिगर में लेबल कर रहा हूं,
आपको समझना है इसमें कि v क्या चीज है। v ये वाला डिस्टेंस है बेटा, ज्वाइन करा है तो ध्यान भी तो दो। v ये वाला डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर, सुनना एक बार, अगर if v can be found, if v can be found यानी अगर इमेज डिस्टेंस निकाला जा सकता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आप क्वेश्चन में v निकाल सकते हैं, if v can be found, इसको और बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं और क्लियर, if v can be found। अगर क्वेश्चन में डेटा दे रखा है और डेटा से v निकाला जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, निकालो, डालो, पुट करो और मैग्निफिकेशन निकाल लो। कोई कहता है v कैसे निकालेंगे, वो आपको क्वेश्चन में u देगा, क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा वो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देगा, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल सकते, v निकाल लो, v निकल आया तो आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में v डाल दीजिए, f डाल दीजिए, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। कोई कहता है पर मैं यही फॉर्मूला क्यों ना यूज करूं, ये तो ज्यादा आसान है मैग्निफिकेशन का, जहां से मैंने स्टार्ट करा ये यूज कर लो, कोई बात नहीं, और अच्छा तुम्हारी मर्जी है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए किसी को तो मैंने m बोल के ये डिराइव करा है, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप यही यूज कर लो। अगर न्यूमेरिकल आता है, आपने v निकाल लिया, v बाई u करके मैग्निफिकेशन निकाल लो, नहीं तो डेरिवेशन में यहां तक हम ले आए। अच्छा, पर अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या होता है अगर v नहीं पता, अगर v नहीं पता और निकाला भी नहीं जा सकता, मतलब उसने मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नहीं बताया, बस वो बोल रहा है मैग्निफिकेशन बता। अरे मेरे को ये तो बता कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तभी तो मैं इमेज निकालूंगा, तभी तो मैं v की वैल्यू डालूंगा। ना उसने आपको u दिया ना v दिया, तो अब क्या करूं, अब आप u भी नहीं दिया, v भी नहीं दिया, सिर्फ क्या दी हुई है, सिर्फ फोकल लेंथ। तो क्या करें, तो हम बेटा एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, लेट कर देते। तो इफ v कांट बी फाउंड, यानी नॉट गिवन, गिवन तो खैर कभी भी नहीं होगा, गिवन तो होगा तो u गिवन, u से v निकालना, पर अगर u ही नहीं गिवन, कहने का मतलब है v निकाला नहीं जा सकता, v निकाला नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, देन assume the image is at least distance of distinct vision। हम अज्यूम करते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। कोई कहता है ये क्या चीज है, थोड़ा सा यहां बना लेते हैं। हमारी ह्यूमन आई के लिए, हो सकता है टेंथ का आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो, हमारी ह्यूमन आई के लिए एक पॉइंट होता है, एक डिस्टेंस होता है, कॉल्ड एज कैपिटल डी, 25 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारी आईज अगर किसी चीज को देखना चाह रही है विदाउट स्ट्रेन या कम स्ट्रेन के साथ, तो एटलीस्ट वो चीज मेरे से 25 सेंटीमीटर दूर होगी, इतना पास होगी तो हमारे लिए उसको देखना मुश्किल होगा। तो एटलीस्ट कितना दूर होना चाहिए कि मैं उसको बढ़िया तरीके से देख पाऊं, इट शुड बी एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर। तो वही लॉजिक मैं यहां पे दे, इस 25 सेंटीमीटर को हम सिंपल बोलते हैं डी, ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आप अलग से मार्जिन में इसको जरा बना लीजिए, या इसको कई बार
इस पॉइंट को नियर पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारी आई का नियर पॉइंट। देखिए तभी हमने हेडिंग में एक नाम ये लिखा, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब क्या था कि अगर आपको इमेज नहीं दे रखी कहां पे बनी है, तो आप मान लो इमेज नियर पॉइंट पे बनी है। ये सब समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तभी समझ में आएंगे जब आज की क्लास सुनोगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर आपको इमेज नहीं पता तो अज्यूम करो कि इमेज 25 सेंटीमीटर दूर बन। कोई कहता है क्यों? अरे हम नहीं चाहते जो आदमी इसको देख रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग ही तो देख रहा होगा इसको, हम नहीं उसकी आईज खराब करना चाहते, हम नहीं चाहते अननेसेसरी उस पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़े, उसको इमेज क्लियर दिखाई ना। इमेज देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए एटलीस्ट आई से इतना पास रख के नहीं पढ़ोगे तुम। मुझे अगर कोई चीज पढ़नी है, सपोज करिए यहाँ क्या लिखा है, तो मैं इसको ऐसे रख के नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखूंगा। दिस डिस्टेंस 25 इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट यानी कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, पर कम से कम 25 होना चाहिए। तभी कहते हैं ना, बुक को बहुत पास रख के पढ़ोगे तो स्ट्रेन पड़ेगा इस, तो एटलीस्ट बहुत पास रख के पढ़ रहे हो, सिर दर्द हो जाएगा थोड़ी देर, थोड़ा दूर रखो। एटलीस्ट कितना रखो? 25। उससे और ज्यादा दूर रखोगे तो और भी अच्छा है, पर लीस्ट कम से कम कितना दूर होना चाहिए, इसको मार्जिन में एक बार बना लो। ये हमारी ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे को इमेज पता होता कहां बन रही है, अगर मेरे को क्वेश्चन में डेटा दिया होता, तो मैं फिर जहां बन रही है वहीं डालता, वही वैल्यू डालता भी थी और सॉल्व। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, इफ वी कांट बी फाउंड, यानी आपको क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि आप पता ही नहीं कर सकते इमेज कहां पे बन रही है, तो क्या करोगे? तो फिर मान लो इमेज 25 पे। मैं नहीं चाहता इस बेचारे की ये जो देख रहा है इसके आईज पे स्ट्रेन पड़े, सिर दर्द हो जाए इसको, तो हम चाहते हैं कि ये इमेज को बढ़िया तरीके से देख पाए। तो इमेज एटलीस्ट कितना दूर होनी चाहिए? एटलीस्ट 25 तो होनी चाहिए, तो 25 मान लीजिए। तो हम इमेज को क्या करेंगे, हम v को मान लेंगे d के बराबर, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, तो माइनस। इस फॉर्मूले में जैसे ही मैं ये पुट करूंगा, मैग्निफिकेशन का मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन इज माइनस डी डालोगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 + d/। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला तब यूज करना अगर v आप निकाल पाओ क्वेश्चन। अगर आप v निकाल पाओ, क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया है कि आप v निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया है। जो भी v आए, फिर उसमें चाहे v 10 आए 20 आए, तब मत घबराना, तब इसकी चिंता मत करना कि स्ट्रेन पड़ेगा क्या होगा। अगर क्वेश्चन में v निकाल सकते हो, डेटा दे रखा है v निकल जाता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। अगर v नहीं निकाला जा सकता, डेटा ही नहीं दिया, तो फिर हम लीस्ट डिस्टेंस की बात, तभी ये क्या कहलाता है, व्हाई इज दिस कॉल्ड एज नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने अज्यूम करा है कि जो मेरी इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, और ये पॉइंट 25 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट होता है आई से, ये पॉइंट कहलाता है हमारा नियर पॉइंट। तो मैंने माना है ये इमेज नियर पॉइंट पे बन। ये कब माना है? जब इमेज की पोजीशन पता नहीं थी, तब माना है कि वो नियर। तो ये देखिए, ये हमारी 3 नंबर की डेरिवेशन हो गई, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, अब आप इसको लिखिए प्लीज, नोट डाउन करो।
चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। क्या याद रखना, अगर वी पता है, अगर वी पता है यानी निकाला जा सकता है तो ये वाला, अगर वी नहीं निकाला जा सकता तो ये वाला। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग लेंस में ये रे डायग्राम होगा। अगर क्वेश्चन में वी निकाला जा सकता है, मैं बारी बारी एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर वी निकाला जा सकता है तो ये फॉर्मूला लगाना, या अगर वी नहीं निकाला जा सकता तो ये। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोई चीज हमें तभी समझ में आएगी जब उस पर क्वेश्चन। लिखिए सही, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखेंगे हम। सिंपल माइक्रोस्कोप पे पहला नियम, एन ऑब्जेक्ट इज viewed by a magnifying lens of focal length 5 centimeter, of focal length 5 centimeter. Find the magnification. Find the magnification. चलो करो, चार्ट बॉक्स में देखते हैं कौन बच्चे हैं जो 1 मिनट के अंदर इसको रिप्लाई। विद इन 1 मिनट का मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, अब टाइम स्टार्ट हो। कई बच्चे यार गलत आंसर भेज। टोटल 33 बच्चों, 34 बच्चों ने रिप्लाई करा है। कई सारे सही है बट कुछ लोगों का गलत। चलिए देखते हैं। अब नाउ प्लीज स्टॉप, टाइम हो गया। viewed by a magnifying lens, क्वेश्चन में कैसे हमें पता लग रहा है कि क्या कर मैग्नीफाइंग लेंस है, यानी इट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। फोकल लेंथ दे रखी है, ये फोकल लेंथ प्लस होगी, दिस वुड बी प्लस। क्यों क्यों प्लस होगी? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का असली फोकस राइट में। तो फोकल लेंथ हमें जो दे रखी है दैट इज +5 से। अच्छा अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अरे ऑब्जेक्ट कहाँ है? लेंस तो बता रहा है वो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट तो बताओ कहाँ रखा है। कोई कहता है बिटवीन एफ एन ओ रखा होगा। हाँ बिटवीन एफ एन ओ तो रखा होगा, बिटवीन एफ एन ओ तो रखा होगा, पर कहाँ पे? 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 4.5 पे, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट तो गिवन ही नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं है तो आप इमेज नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे? आप ये फॉर्मूला लगाओगे, पर आपको ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं, यानी ये वाला केस हो गया। वी कांट बी फाउंड, वी कांट बी फाउंड। वो कह रहा है अज्यूम कर लो बस, है ना? तो अज्यूम कर लेते हैं, खत्म बात, क्या चिंता है। ठीक है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ये वाला फॉर्म कहते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 + v/f, 1 + 25/5। और आपको याद है हमने v को -d ऑलरेडी डाल दिया, दोबारा -d डाल के माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको बस d की वैल्यू डालनी है 25। लीस्ट डिस्टेंस हमारा ह्यूमन आई का 25, तो मैग्निफिकेशन आ गया 6। या आप इसको लिख सकते हो 6 टाइम्स, या आप लिख सकते हो 6x। इसका मतलब क्या है 6x का या 6 टाइम्स का? कि जो इमेज बनेगी
जो इमेज बनेगी वो 6 टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का था तो इमेज 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। आज का सेकंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से देखना है कितने लोग रिप्लाई टाइम पे कर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ convex lens, from a convex lens of focal length 5 centimeter. Find the, ठीक है ना? अब हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल है। टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर। कितने लोग 1 मिनट के अंदर अंदर है? चलिए स्टार्ट। इस बार आप वी निकाल सकते हैं। पर वी निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि उसने आपको बताया है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। तो लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है? लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चे? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दूर रखा है। यानी मेरा जो यू है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही रखा होगा ना? ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही रखा होगा, तो जो यू है वो है -4 सेंटीमीटर। जो यू है वो -4 सेंटीमीटर। अब u -4 दिया हुआ है अगर मेरे को, तो मैं v निकाल सकता हूं। 1/v -1/u इज 1/f। तो 1/v -1/-4 इज इक्वल टू 1/5। 1/v इज 1/5 -1/4। तो v आता है यहां से -20। v आता है -20। ठीक है ना? अब कर लो। देखो, इफ v कैन बी फाउंड, इफ v कैन बी फाउंड, v तो निकल आया ना। अब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये लगाने, अब आप ये, या इससे भी आसान, ये आया कहां से था? थोड़ा पीछे चले जाओ, ये आया कहां से था? ये मैग्निफिकेशन के बेसिक फॉर्मूले से आया था, v बाई यू से। ये मैग्निफिकेशन के बेसिक फॉर्मूले से आया था, तो आप वो भी लगा सकते हो। v कितना है ये लगा लो, चाहिए लगा लो, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये दोनों फॉर्मूले इक्विवेलेंट। अगर v आपको निकल आया है, अगर v निकल आया है तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। इसी से तो ये डिराइव हुआ है, ये यहीं से तो आया है, ये दोनों तो इक्वल। नहीं पता होता तो वहां जाता मैं। पता है तो ये लो, अगर पता है तो इनमें से कोई भी लगा। मैं ये लगा, v कितना है? -20। मैं ये वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ। v है -20 और u है -4। तो मैग्निफिकेशन आ गया 5x। या इससे कर लो, कोई कहता नहीं मेरे को तो इससे करके दिखाओ। अरे इससे कर लो यार। 1 माइनस v कितना है? -20 और f कितना है? 5। तो यहां से भी आपका मैग्निफिकेशन आता है 5x। तो प्लीज समझ लीजिए कि ये दोनों फॉर्मूले तब यूज करने हैं, ये दोनों एक ही हैं, इसी से तो ये आया है। तो ये तब यूज करने हैं जब भी पता लगा सके। अगर ना पता हो तो ये बात, ठीक है?
तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस था, नियर पॉइंट एडजस्ट। चलिए हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग है, सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्ट। हेडिंग इज सिंपल माइक्रोस्कोप, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हमने करा दिया पूरे। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जो अभी पढ़ा वो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट था। इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसी का अगला केस देख रहे हैं, कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्ट, कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्ट। लिखिए सब, सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्ट। एक लाइन स्टार मार्क करके लिख लेते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत बार ये लाइन सुनोगे आगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है फाइनल इमेज इज एट इन, फाइनल इमेज इज एट इन। जब भी आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनेगी आप उसको नाम दोगे एज नॉर्मल एडजस्ट। तो चलिए जरा देखिए, अब इस बार वही है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, पर इस बार फाइनल इमेज इंफिनिटी में बन रही है, इसलिए मैं नाम दे रहा हूं नॉर्मल एडजस्ट। पिछली बार जो इमेज थी वो इंफिनिटी में नहीं बनी थी। इस बार इमेज अगर इंफिनिटी पे बन जाए तो आप नाम दोगे नॉर्मल एडजस्ट। प्लीज सुन ले ध्यान से, ठीक है। इमेज इंफिनिटी पे कब, इमेज कब बनेगी ये हमें बता सकता है कोई जना? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इमेज इंफिनिटी पे तभी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा। तो यानी इस बार मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा। पिछली बार आपको याद है हमने एफ और ओ के बीच में रखा। देखो अपना डायग्राम, पिछला वाला डायग्राम चेक करो। पिछली बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एफ और ओ के बीच में था, इस बार एफ पर ही है। जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी, सेंटर तक लाया करो लेंस के और फिर इसको मोड़ दो। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी, यहां से देख रहा है यार। अब ये रेज आगे तो मीट करेंगी नहीं, इनको जब मैं बैक प्रेस करूंगा तो ये पीछे भी मीट, पीछे भी मीट, यानी जो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट थी h, इमेज जो बन रही है वो इंफिनिटी में। ये स्पेशल केस है, इसका नाम अलग है। अगर इमेज इंफिनिटी में बन जाती है ना, अगर इमेज इंफिनिटी में बन जाती है तो इसको एक अलग नाम दिया जाता है। इसको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट नहीं बोलते, इसको एक अलग नाम दिया जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर इमेज इंफिनिटी पे, कोई कहता है क्यों इसको अलग नाम क्यों दे रही है? सुनिएगा सुनिएगा, अभी बनाइए नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट सुनिए। वाई देयर इज अ डिफरेंट नेम, ये कॉन्सेप्ट समझो। इस केस में क्या हमारा थोड़ा सा फर्क है, इस केस में आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू नहीं लगा सकते। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू, जो लेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो आप नहीं लगा सकते। कोई कहता है क्यों नहीं लगा सकते? अरे v तो कितना है, v तो कितना है, इंफिनिटी है। अगर v इंफिनिटी है तो आप मैग्निफिकेशन इंफिनिटी अपॉन यू से थोड़ी ना निकालोगे, है ना? मैग्निफिकेशन इंफिनिटी अपॉन यू से थोड़ी ना निकालोगे, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस बार क्या कर, स्टार मार्क करके पहले कॉन्सेप्ट डायग्राम बना लेना, बाद में पहले लिख।
लिखो बेटा प्लीज, सब बच्चे लिखिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, whenever the image is at infinity, whenever the image is at infinity, we cannot use this formula of magnification. We cannot use magnification equal to V by U. We cannot use magnification equal to. And hence, in this case, we define a new type of magnification. And hence, in this case, we define a new type of magnification. यानी इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है, इन्फिनिटी पे सुनो, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो मेरा ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस केस में एक नए टाइप का मैग्निफिकेशन डिफाइन करा गया, कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस केस में सिर्फ कौन से केस के लिए, सिर्फ कौन से केस के लिए, जब इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। और एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम एम एंगुलर लिखेंगे। क्या होता है लिख लेते हैं, एम एंगुलर इज थीटा इमेज बाय थीटा ऑब्जेक्ट। थीटा इमेज को कहते हैं, व्हाट इज थीटा इमेज? अरे थीटा इमेज क्या होगा? थीटा इमेज इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज रेज। थीटा आई क्या चीज होगी? थीटा आई इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज रेज। जो इमेज रेज है वो कितना एंगल सबटेंड। और कोई कहता है थीटा ऑब्जेक्ट क्या है, तो थीटा ऑब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है, थीटा ऑब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। थीटा ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज द एंगल दैट द ऑब्जेक्ट विल सबटेंड if we view it directly, if we view it directly at the least distance। अभी समझाएंगे क्या है, लिखो। मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला है थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट। ये कौन से केस के लिए है? जब आपकी इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी। तो क्या है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। थीटा इमेज क्या चीज है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। कोई कहता है कौन सा एंगल, कौन सा एंगल? ये देखो, ये इमेज बन रही थी, ये इमेज बन रही थी ना, ये रेज आगे तो मीट कर ही नहीं थी, तो पीछे ले गए थे इनको, इन्फिनिटी पे पीछे भी मीट नहीं कर रही थी। ये इमेज रेज, ये इमेज रेज, ये कहां तक जा रही है? पीछे, इन्फिनिटी तक जा। ये रेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है? कोई कहता है कौन सी वाली, ये वाली, कोई भी ले, कोई भी, ये वाली ले। ये रे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, यहाँ पे मैं लेबल कर लेता हूं। ये एंगल है थीटा। दिस इज द एंगल कॉल्ड एज थीटा। आप इस साइड लेबल करें चाहे इस साइड लेबल करें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ये इमेज रे है ना, ये ऑब्जेक्ट से जो रे गई, जब लेंस से पास हुई, तो ये इमेज रे बन। इमेज रे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? ये वाला, और इसके पीछे वाला सेम थीटा। तो थीटा इमेज इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। ये वाला आपका एंगल थीटा। अच्छा, थीटा ऑब्जेक्ट के साथ लिखो, एंगल दैट द ऑब्जेक्ट विल सबटेंड, angle that the object will subtend if we view the object directly, if we view the object directly at the least distance। कोई कहता है थीटा ऑब्जेक्ट कौन सा है? थीटा ऑब्जेक्ट इस फिगर में है ही नहीं, थीटा ऑब्जेक्ट इस फिगर में है ही नहीं। कोई कहता है क्यों नहीं है, थीटा ऑब्जेक्ट कहां है? बेटा थीटा ऑब्जेक्ट इस फिगर में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसको ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। ये जो आदमी है यहाँ पर, इसको ये ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि बीच में लेंस रखी हुई है। रेज लेंस से होकर जाती है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, क्या दिखती है? इमेज दिखती है। तो
अभी जो एंगल इस फिगर में है ये थीटा इमेज, दिस एंगल इज द थीटा इमेज। थीटा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? ऑब्जेक्ट तब दिखेगा जब मैं लेंस हटा दूंगा ना। लेंस के अंदर से तो मेरे को ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, लेंस के अंदर से देखने पे तो मेरे को इमेज दिख रही है। चलिए देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड दो। देखो यहाँ, ये मैं एक स्टार बना रहा हूँ, ये स्टार बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये स्टार है, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ये आप इसको देख रहे हो ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास अभी लेंस नहीं है, मान लो लेंस अभी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फोन रख, अब आप इसको मेरे फोन के अंदर से देख, ये क्या चीज दिख रही है? ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। दिस इज द इमेज, ये उसकी इमेज है, बड़ी दिख रही है ना। ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, कोई कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसको हटाओ, वो रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब मैं लेंस हटाऊंगा, क्योंकि लेंस के अंदर से देखने पर तो इमेज दिखेगी ना। ये आपको जो दिख रही है ये इमेज है, बड़ी दिख रही है ना, मैग्नीफाइड दिख रही है, ऐसे लेंस के अंदर से देखने पे भी ऐसी बड़ी दिखेगी। पर अगर मेरे को ऑब्जेक्ट देखना है, अभी जो एंगल बन रहा है, अभी जो एंगल बन रहा है वो तो इमेज एंगल, पर अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का एंगल चाहिए तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो इस फिगर में जब तक लेंस रखी हुई है, जब तक लेंस रखी हुई है आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको तो उसकी बड़ी इमेज दिखाई देगी। यहाँ पे समझो बात, जब तक मैंने बीच में फोन रखा हुआ है तब तक आपको ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, आपको तो इमेज दिख रही है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल निकालना है, थीटा ऑब्जेक्ट निकालना है ना, अगर थीटा ऑब्जेक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लेंस को हटाइए, तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो थीटा ऑब्जेक्ट कहाँ है? थीटा ऑब्जेक्ट के लिए एक और फिगर बनानी पड़ेगी मेरे को, थीटा ऑब्जेक्ट अभी नहीं दिखेगा आपको। थीटा ऑब्जेक्ट के लिए एक और फिगर बनेगी जिसमें मैं लेंस हटा दूंगा, रिमूव लेंस, और ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखूं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली देखूं, तो अब देखिए मैंने लेंस हटा दी, ये हमारी आई है, और अब मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखूं, और मैं नहीं चाहता स्ट्रेन पड़े, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए एटलीस्ट, ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए कि स्ट्रेन ना पड़े? लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था? एच डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑब्जेक्ट इसकी आई पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? दिस एंगल इज थीटा। बच्चा समझता ही नहीं है कि बेटा ये फिगर कहां से आ गई, वो कहता है ये कहां से आ गई, लेंस कहां गई। लेंस हटाऊंगा तभी तो ऑब्जेक्ट का एंगल निकलेगा, लेंस लगी रहेगी तो आपकी तो जो रे है ये तो इमेज एंगल। जब इन्फिनिटी पे बनती है इमेज तब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज रेज। ये रेज कितना एंगल सबटेंड डिवाइडेड बाय द थीटा ऑब्जेक्ट। थीटा ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहा होता बिना लेंस के, लीस्ट डिस्टेंस पे रख के, तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड, वो थीटा ऑब्जेक्ट। और देखो, फॉर स्मॉल एंगल्स, अब आगे लिखते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे tan थीटा से, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा tan थीटा इमेज अपॉन tan थीटा ऑब्जेक्ट। अब जरा देखते जाइए, मैंने क्या करा, मैंने छोटे एंगल्स का अप्रोक्सीमेशन लगा, थीटा इमेज को tan थीटा इमेज मान लिया, थीटा ऑब्जेक्ट को tan थीटा। चलो अब बताओ tan थीटा इमेज कितना होगा, बस 2 मिनट रह गए हैं। tan थीटा इमेज कितना होगा? tan थीटा इमेज कितना होगा? परपेंडिकुलर h बाय बेस। बेस क्या चीज है? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? फोकस पे। तो tan थीटा
इमेज कितना होगा, h बाई एफ, h बाई डिवाइडेड बाई tan थीटा ऑब्जेक्ट कितना होगा, परपेंडिकुलर h बाई बेस। ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली देख रहा हूं कहां पे रख के, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो tan थीटा वो होगा h बाई डी। ये आप एक के आगे एक नहीं लिखेंगे, ये आप एक के नीचे। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा डी बाई। देखिए ये फॉर्मूला आ गया, हो गई डेरिवेशन। तो या तो मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता था आज जो कराया मैंने नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का, या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, सॉरी डेरिवेशन आ सकती है नॉर्मल एडजस्ट। नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बहुत सिंपल है, पर इसमें एक फिगर ये वाली आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। आइदर यू कैन गेट अ डेरिवेशन नियर पॉइंट या नॉट। देख लो, लिख लो बढ़िया से। तो ये समझ में आया ना कि इस फिगर में थीटा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस फिगर में तो मेरे को ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा। ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब मैं लेंस हटा दूं। अब मेरे को ऑब्जेक्ट दिखे, और मैं नहीं चाहता स्ट्रेन डालना, तो मैंने माना है कि लेंस को हटाने के बाद, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है ना, अभी तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, पर जब मैंने लेंस हटा दी तब तो फोकस ही नहीं है, लेंस ही हट गई। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखता हूँ, डी डिस्टेंस। अब मेरे को ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा, h बाई डी। tan थीटा कितना होगा, h। फिर लेंस लगा के देखता हूँ कहां रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पे। इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी। तो इमेज रेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये h बाई एफ फोकल। अगर क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया, सुनिए सुनिए, अगर क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया कि इमेज इंफिनिटी पर है, या बोल दिया ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे है, तो आप समझ जाना, आपको हिंट मिल गया कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, और इस केस में आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, डी बाई एफ। ठीक है, ये हमारी आईज के लिए सबसे बेस्ट। जब हम किसी इंफिनिटी की चीज को देखते हैं ना, हमारी आईज पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ता। दिस इज बेस्ट फॉर द आई, दिस इज बेस्ट फॉर, मोस्ट सुटेबल फॉर। जब आप इंफिनिटी की चीज को देखते हैं तो आपकी आईज पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूं इंफिनिटी की चीज को, तो ये इसकी आई के लिए मोस्ट सुटेबल केस है। ठीक है, हालांकि मैग्निफिकेशन थोड़ा कम मिल रहा है, देखो याद करो, पिछली बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, 1 + d/f। याद करो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था पिछली बार नियर पॉइंट वाले केस में। रिवाइज करना है आज के टॉपिक। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, 1 + d/f। इस बार थोड़ा कम है, इस बार थोड़ा कम है, तो लिख लेते हैं एक लाइन, प्लीज लिख लीजिए, स्टार मार्क करके लिख लो बेटा। Even though the magnification in normal adjustment is slightly less than near point adjustment, even though the magnification in normal adjustment is slightly less than the near point adjustment, but this case is most suitable and relaxed for the eye. This case is most suitable and relaxed for the eye. ये हमारी आईज पे सबसे लीस्ट स्ट्रेन वाला केस है, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड केस है। इवन दो मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम है नियर पॉइंट वाले से, नियर पॉइंट वाले में थोड़ा ज्यादा। कौन से केस में मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा था, चेक करो ना फॉर्मूला।
नियर पॉइंट वाले में 1+d/, इसमें थोड़ा कम है पर आईज के लिए अच्छा है, ये स्ट्रेन नहीं है, ज्यादा देर भी देखोगे तो भी आईज को दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए आज का लास्ट न्यूमेरिकल बस खत्म, 1 मिनट में बस खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 फॉर टुडे। The convex lens of focal length 10 centimeter is used as a magnifying lens. Find the magnification if image is at infinity. चलिए 30 सेकेंड्स का टाइमर होगा इस बार। क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, 30 सेकेंड्स। कितने लोग रिप्लाई करेंगे जल्दी से देखिए। उसने क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ा हिंट दे रखा है, इमेज इज एट इंफिनिटी, यानी ये नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। दिस इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो सोचना ही नहीं है, करो जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड्स रह गए हैं। अरे मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता, मैग्निफिकेशन आंसर में सेंटीमीटर मीटर मत लगाओ, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है। चलिए टाइम अप। टोटल मेरे पास 38 बच्चों का आंसर आया था बस, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो खाली बैठे। कर पाया करो यार, क्या अभी तो मैग्निफिकेशन पढ़ाया, d/f, डी कितना है 25/10, खत्म बात, मैग्निफिकेशन हो गया 2.5। और क्या दिक्कत है, यानी इमेज 2.5 टाइम्स, ठीक है ना। तो आज हमने आपको करा दिया टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। कल की क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको तभी समझ आएगा अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप रिवाइज करके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम से ही लग रहा है ना थोड़ा मुश्किल होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के आज के लेक्चर को मैं शेयर कर दूंगा अभी, आज के लेक्चर को रिवाइज करिएगा बिफोर यू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। और अब रे ऑप्टिक्स खत्म होने वाला है, इसका होमवर्क स्टार्ट कर लो प्लीज। इस वीक में आपको रे ऑप्टिक्स का होमवर्क भी देना है, ठीक है। पुराने होमवर्क सबमिट करने का आज लास्ट डे था, तो अब आज के बाद प्लीज स्टार्ट रे ऑप्टिक्स का होमवर्क और इसको रिवाइज करके आइए, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। क्लोज करते हैं क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके अपने डाउट्स लेकर आओ।